Hello everyone, welcome to our day 5 of our daily PYQ analysis and research program. Basically इस प्रोग्राम में हम ना सिर्फ PYQ पर उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, उसके आंसर्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से यूपीएससी ने वो क्वेश्चन बनाए हुए थे, कितनी चालाकी से वो क्वेश्चन बने हुए थे और कैसे आप उन क्वेश्चंस को राइट कैसे आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, इवन बिना जाने कहीं पे इंटेलिजेंट गेसेस लगा सकते थे। उस लैंग्वेज को पकड़ने की भी हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो ये हमारा इनिशिएटिव है 150 डेज हार्ड चैलेंज इनिशिएटिव, जिसमें हम यूपीएससी के जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज हो सके छोटी छोटी 15-20 मिनट की वीडियोस में हम वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस इनिशिएटिव को बाय जस्ट सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। देखो 44th क्वेश्चन है, यहाँ तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 2023 का ये प्रीलिम्स है, राइट। मेरा अपना अभी ये प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है और अराउंड 110 मार्क्स 110 प्लस मार्क्स मेरे इसमें बन रहे थे। नाउ हाउ आई वाज एबल टू स्कोर दिस नंबर, ठीक है, ये इस मार्क को मैं कैसे टच कर पाया, उसी चीज को जानने के लिए मैंने ये अपनी ही जो क्वेश्चन पेपर मेरा अपना था, जहाँ पे मैंने ये रिस्पॉन्सेज वहाँ पे मार्क किए हुए थे, उसी की पीडीएफ यहाँ पे डाली हुई है। इसलिए हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि हो सकता है आपको लगे कि ये पीडीएफ बहुत गंदी है, राइट, और इसमें इतनी ज़्यादा मतलब ये ड्राइंग वॉइंग होके रखी हुई है। तो ये इसीलिए मैंने लगाई हुई है ताकि ये भी मैं बता सकूँ कि मेरा अपना एग्जामिनेशन हॉल में थॉट प्रोसेस क्या था। 44th क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेरलाइजेशन जो है ये न्यूज़ में रहती है, आरबीआई की एक एक्टिविटी। अब बताओ इनमें से कौन सी एक्टिविटी डिस्क्राइब करते हैं स्टेरलाइजेशन के एक्सरसाइज को। ना ये वो क्वेश्चन था जो मुझे भी खुद पता नहीं था। मैंने खुद ठीक है इकोनॉमी पढ़ाई है, अनअकैडमी पे फ्री लेक्चर्स बहुत सारे लिए हुए हैं, ठीक है, ठीक ठाक रिसर्च थोड़ी बहुत इकोनॉमी में भी की हुई है, राइट। अब लेकिन उसके बावजूद मुझे ये एग्जैक्टली पता नहीं था कि इसका आंसर क्या है, राइट। वहां पे मैं पता नहीं, ये सोच नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद आई वॉज एबल टू मार्क एन इंटेलिजेंट गेस। ये मेरा एक गेस था और एक अच्छा खासा गेस था। अब इसके पीछे मेरा अपना थॉट प्रोसेस क्या क्या रहा। स्टेरिलाइजेशन से गुरु इस वर्ड से आपको पता ही चल रहा है कि किसी चीज को स्टीराइल करने की कोशिश की जा रही है, राइट। स्टीराइल मतलब किसी चीज को, मतलब कोई अगर इम्पैक्ट हो रहा है उसके इम्पैक्ट को नेगेट करने की कोशिश हो रही है कहीं पे भी अगर आप स्टेरिलाइजेशन करते हो, ठीक है। ह्यूमन का स्टेरिलाइजेशन आप कर सकते हैं, किसी और का स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली रिस्ट्रेनिंग द इफेक्ट ऑफ समथिंग, राइट। अब देखो इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं इन तीनों में से जिसके इफेक्ट को रिस्ट्रेन करने की आपको लग रही है कि हाँ जरूरत है। देखो, क्या आपको ऐसा लगता है कि आरबीआई की कोई एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज, ठीक है, जिसके लिए स्पेसिफिक नाम देना पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी सेक्टर से रिलेटेड होगी? अगर सिर्फ एनबीएफसी तो बैंक क्यों नहीं? समझ रहे हो, रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ एनबीएफसी, नो, दैट इज एनबीएफसीज आर आल्सो कॉल्ड शैडो बैंक्स, ये याद रखना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या एनबीएफसीज क्या एनबीएफसीज आपको क्रेडिट कार्ड्स इशू कर सकते हैं या नहीं, और क्या वो डेबिट कार्ड्स इशू कर सकते हैं या नहीं। इन दोनों चीजों को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरी बात, राइट, अब जो डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट, अगेन इस चीज को, ठीक है, इस चीज के लिए हालांकि आरबीआई इज नोन एज द मैनेजर ऑफ द गवर्नमेंट डेट, ठीक है, बिल्कुल आरबीआई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डेट को मैनेज करती है, उसको रिस्ट्रेन नहीं करती है। समझ रहे हो ना, मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्शन ऑफ समथिंग, मैनेजमेंट डज नॉट मीन स्टेरिलाइजेशन ऑफ समथिंग। इसलिए इसे भी मैंने एलिमिनेट कर दिया यही सोच के। एंड ओवरसाइट ऑफ द सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम्स, बेसिकली ओवरसाइट इज अगेन नॉट स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज प्रिवेंटिंग द इफेक्ट ऑफ समथिंग। अब वो इफेक्ट किसी भी चीज से हो सकता है, मान लो कहीं पे इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके इफेक्ट को रोकना, राइट, इन सब चीजों को रोकना। और स्पेशली स्टेरिलाइजेशन का जब मैंने बाद में ये रिसर्च करी, आप देखेंगे तो स्टेरिलाइजेशन इज बेसिकली एन एक्ट ऑफ आरबीआई, जिसके थ्रू आरबीआई क्या करता है, जब भी बाहर से मान लो एफडीआई का इन्फ्लो आ रहा है, फॉरेन कैपिटल का इन्फ्लो आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन नॉर्मली बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स वगैरह आपके बढ़ जाएंगे, राइट। और दूसरी बात, अगर बाहर से डॉलर भी आ रहा है, ठीक है, अगर डॉलर बाहर से आ रहा है इंडिया में एंटर कर रहा है, तो उसकी वजह से आपकी रूपी की वैल्यू भी जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट हार्म हो सकते हैं, राइट। अब ये सब चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक है। अगर समझ नहीं आ रही है तो आप लाइव क्लासेस मेरी इकोनॉमिक की ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस डेली होती है, उसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, समझ रहे हो।
अब इस चीज को कहते हैं स्टेरलाइजेशन। अब ये प्रोसेस कैसे वो करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगा और जो लिक्विडिटी आई है उसे वो सक कर देगा, राइट। मान लो अगर डॉलर ज्यादा आए हैं तो आरबीआई डॉलर परचेज करेगा और पैसा मार्केट में डालेगा, रुपया मार्केट में डालेगा। फिर जब ये रुपया भी डल गया मार्केट में, डॉलर भी उसके पास आ गए, रुपया भी डल गया, अब इस रुपए को सोक करने के लिए वो क्या करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब इसके लिए वो फिर सक्शन करने के लिए नए जो गवर्नमेंट बॉन्ड होंगे उन्हें इशू कर देंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके वो रुपया कस्टमर के हाथ से वापस ले लेंगे। दिस इज बेसिकली योर स्टेरलाइजेशन की एक्सरसाइज। वापस लेना या दूसरी तरफ देना, बेसिकली इफेक्ट को नेगेट करना, दैट इज स्टेरलाइजेशन। दिस इज हाउ एक इस तरीके से का मेरा अपना थॉट प्रोसेस रहा, जिसकी वजह से आई वाज एबल टू मार्क अ, ठीक है, गुड ऑप्शन, राइट ऑप्शन। अब देखो ये कैपिटल मार्केट में, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था इकोनॉमी का, बहुत ही ज्यादा बेसिक ये क्वेश्चन था, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीजों को आप कैपिटल मार्केट की कैटेगरी में रखेंगे। एक है कि गवर्नमेंट बॉन्ड का मार्केट, ठीक है। फिर आता है आपका कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल एंड स्टॉक मार्केट। कैपिटल मार्केट की जब भी बात हो रही हो, नॉर्मली लॉन्ग टर्म में जो चीज आप इन्वेस्ट कहीं पे कर रहे हैं, दैट इज योर बेसिकली कैपिटल मार्केट, राइट। एंड ये जो कॉल मनी मार्केट हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, इन्हें हम मनी मार्केट में ऑलरेडी पढ़ते हैं, ठीक है। इनकी जो नॉर्मल जो टर्म होती है, ठीक है, वो नॉर्मल टर्म 1 साल से कम की है। ट्रेजरी बिल देखो तीन तीन अलग अलग डिफरेंट टर्म्स में आपके इशू होता है, 91 डेज, ठीक है, 182 डेज एंड 364 डेज, ठीक है। इन तीन टर्म्स में 1 साल से कम की टर्म में ये इशू हो रहे हैं। ऐसे ही जो कॉल मनी मार्केट है, ये भी मतलब तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन अगर मोटा माटी देखें तो लगभग 14 दिन के टर्म में आपका कॉल मनी मार्केट चलता है, जिसमें बैंक, एनबीएफसी वगैरह एक दूसरे को ये लेंड कर सकते हैं, ठीक है, अप टू 1% ऑफ देयर एनडीटीएल, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉल मनी मार्केट, ये हुआ आपका ट्रेजरी बिल। और हाँ, ट्रेजरी बिल क्योंकि तीन टर्म्स में है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज में ये सरकारी बॉन्ड इशू होते हैं। इससे कम 91 डेज से कम वाली टर्म को हम कहते हैं कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है। वो भी मनी मार्केट का ही एक हिस्सा है। और दूसरी बात, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कैन स्टेट गवर्नमेंट्स कैन स्टेट गवर्नमेंट्स इशू ट्रेजरी बिल्स और नॉट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये दो तो है ही नहीं, इसे इन्हें तो एलिमिनेट कर दो। एंड ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट तो होगा ही, ठीक है। कैपिटल मार्केट में स्टॉक मार्केट के थ्रू ही आप भाई किसी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उसके स्टॉक्स ही तो लोगे, राइट। सो ये तो होगा ही होगा कैपिटल मार्केट में। एंड देन गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, यस, जो लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इन इन टाइप के बॉन्ड्स के अलावा जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड है, 3 साल के, 5 साल के, ये भी आपके कैपिटल मार्केट में आएंगे। सो ओनली टू। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, राइट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट जो चीज है, अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन था मुझे बहुत लंबा लगा, राइट। मैंने बस इसका एक ऑप्शन पढ़ा और ये नीचे वाले ऑप्शन मैंने उसमें नहीं पढ़े थे, मुझे अभी भी याद है। फिर मैंने ये छोड़ दिया था कि बहुत लंबा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 46 क्वेश्चन में मेरे लगभग वन 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 एंड 1 आवर एंड 10 मिनट्स के आसपास मेरे जा चुके थे। तो टाइम बहुत कम बचा हुआ था। तो मैं इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के चक्कर में मैं आगे बढ़ गया। तो ये क्वेश्चन मैंने खुद अटेम्प्ट तो नहीं किया, हालांकि मैं इसमें, ठीक है, एटलीस्ट दो, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैंने ये पढ़ा होता तो एटलीस्ट दो ऑप्शन मैंने इससे एलिमिनेट कर दिए थे। वो कैसे, वो सब चीजें यहाँ पे अभी समझते हैं। तो 46 क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, ये क्या चीज कह रहा है। स्मॉल फार्मर, ठीक है, छोटी फार्मर, और इनके लिए आपने लार्ज फील्ड। अब ये दोनों ना कॉन्फ्लिक्टिंग आपको लग सकती है कि भैया बड़े खेत, बड़े खेत के मालिक छोटे फार्मर कैसे हो सकते हैं, राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग जरूर लगते हैं, लेकिन जब आप इसके ऑप्शन पढ़ोगे, देखो ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। भाई पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज, फलाना ढिमकाना, समझ रहे हो। रीसेटलमेंट का फार्मर से क्या लेना देना, सिर्फ फार्मर की रीसेटलमेंट हो रही है क्या। और इस ऑप्शन में कोई भी है ना, कलेक्टिवली प्रोड्यूस, कल्टीवेट, ये फालतू में आपको ऑप्शन देके रखा हुआ है, राइट। रीसेटलमेंट ऑफ द पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज, नहीं, ये बिल्कुल एकदम फालतू का स्टेटमेंट है। और इसमें फार्मर की, स्मॉल फार्मर की अलग से कोई बात हो ही नहीं रही है, और लार्ज फील्ड क्रिएट करने की ऐसी कोई दूसरी बात भी नहीं हो रही है इस ऑप्शन में, राइट। अब ऑप्शन बी देखो, मैनी मार्जिनल फार्मर्स, मार्जिनल मतलब जो छोटे फार्मर है, ठीक है, 1 एकड़ से कम की जिनकी जमीन है, इन एन एरिया organize themselves, collectively organize themselves into group and synchronize and harmonize selected agricultural operations. This is the right answer, ठीक है। क्योंकि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का मतलब है छोटे छोटे किसान आपस में आएंगे, वो आपस में ऑर्गेनाइज करेंगे, इनके जो छोटे छोटे खेत है उन्हें ऑर्गेनाइज करके
एक तरीके से एक बड़ी फील्ड बन जाएगी और कलेक्टिवली, ठीक है, एक तरीके से कलेक्टिव फार्मिंग यहाँ पे करेंगे, राइट। दिस इज बेसिकली योर स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का कॉन्सेप्ट। और इसका फायदा ये होगा, जितने भी इनके लॉजिस्टिक्स है, जितनी भी इनकी कॉस्ट है, जितनी भी इनकी कैपिटल है, सारी पूल हो जाएगी और मिल करके इनकी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। दिस इज द ऑप्शन। अब कंफ्यूजन इस ऑप्शन में भी हो सकती है, इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन देके रखी हुई है, और सिमिलर चीज है कि मैनी मार्जिनल फार्मर्स। एक ट्रिक और ये भी है, जब भी यूपीएससी दो ऑप्शंस ऐसे दे, ठीक है, जिसमें कि सेम चीज की बात हो रही हो, ठीक है, कोई सेम चीज वहां पे लिखी गई हो। नॉर्मली ये पाया गया है, ये मेरा अपना एनालिसिस कहता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, अपना एनालिसिस है कि नॉर्मली जो आंसर है वो उन्हीं दो में से एक होगा, राइट। मार्जिनल फार्मर्स, राइट, क्योंकि यूपीएससी अज्यूम करता है कि ये वाला जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड किसी भी पर्टिकुलर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को पता होगा अगर उसने ये चीज ऊपर पढ़ के रखी हुई है, ठीक है, ये कीवर्ड मार्जिनल फार्मर। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो दो ऐसे ऑप्शन जरूर देते हैं, जो कि मतलब ऐसा लगे कि भाई नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह बोथ आर द सेम थिंग, राइट। तो मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर, कॉर्पोरेट बॉडी सरेंडर देयर लैंड, है ना, इतनी एक्सट्रीम चीजें कि भैया अपनी लैंड को वो किसी कॉर्पोरेट बॉडी को सरेंडर कर देंगे। भाई इट मींस इट विल मेक फार्मर्स वल्नरेबल, समझ रहे हो। तो ये नोवल कॉन्सेप्ट और ये डेवलपिंग, ठीक है, एक तरीके से पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, ये बहुत नेगेटिव टोन में जा रहा है, समझ रहे हो। इट विल मेक फार्मर्स वल्नरेबल एंड फार्मर्स वुड बी पुश्ड टू टू मैनेज देयर अफेयर्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी, लार्ज कॉर्पोरेट बॉडी। तो ये एकदम इसके अगेंस्ट जा रही है बात, आंसर तो ऊपर वाला ही है। ये तो फालतू में है कि ये कंपनी एक्सटेंड, देखो समझ रहे हो, अ कंपनी एक्सटेंड्स, ठीक है, रीसेटलमेंट, है ना, अ कंपनी कॉर्पोरेट बॉडी। तो ये बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो कि फार्मर को, ठीक है, फार्मर को वो सेंटर में रख ही नहीं रही है, इस कॉन्सेप्ट को सेंटर में रख ही नहीं रहे हैं, ये ट्रेड को कॉन्सेप्ट में सेंटर में रख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो टेक्निकल नॉलेज एंड मैनेजरियल इनपुट्स वगैरह वगैरह प्रोड्यूस, ये बिल्कुल नॉनसेंस, ऐसी एक ऑप्शन क्रिएट करने की उनकी कोशिश थी, और जिसमें वो कामयाब भी हुए होंगे, राइट। अब देखो ये 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट। अब देखो इस 47th क्वेश्चन में, राइट, 47th क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है नाइजर सीड के बारे में कि भैया नाइजर सीड्स, स्पेशली याद रखना, ये नाइजर सीड जो है, ये इंडिया में एक प्राइमरी क्रॉप भी है, जिससे हम ऑयल निकालते हैं, ठीक है, कुकिंग ऑयल निकालते हैं। तो इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा कुकिंग ऑयल चलता है, दैट इज सन फ्लावर ऑयल, ठीक है। मतलब जो हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आपके प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। उसके बाद आपका आता है ये क्या कहते हैं, नाइजर सीड, सॉरी, उसके बाद आपका आता है यार, दैट क्या बोलते हैं, मस्टर्ड, देन आपका नाइजर सीड, ठीक है। और उसके बाद इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है थोड़ा बहुत पाम, और वो पाम मेनली कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, आपके आंध्रा और तेलंगाना के एरिया में मेनली, है ना। अभी हमारे पास पाम ऑयल उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हम बेसिकली इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्टेड होने के बाद जो आप पूरी ऑयल बास्केट देखेंगे तो पाम ऑयल सबसे ज्यादा चलता है, समझ लो। इंपोर्टेड ऑयल बास्केट में पाम ऑयल सबसे ज्यादा चलेगा, उसके बाद आपका सनफ्लावर ऑयल वगैरह, और ये इस तरीके से चलेगा। नाइजर सीड से भी हम जो है ऑयल निकालते हैं, राइट। और बहुत सारे ट्राइबल्स नाइजर सीड को उगाते भी हैं, खाने में उनका यूज करते हैं, ये बहुत पौष्टिक होता है। और इनकी जो है नाइजर सीड्स की आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेगी, बहुत सारे ट्राइबल लोग मेडिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी इसका यूज करते हैं, राइट। इस ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और इस तरीके की इसकी अच्छी डाइजेशन को अच्छा करने की इनमें प्रॉपर्टी रहती है। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब देखने के बाद आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यस। एंड अगेन यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे पता है जब भी यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में दिए हैं तो वो खरीफ और राबी क्रॉप के साथ खेलता था। मुझे पता नहीं था कि नाइजर सीड कब उगाया जाता है, ठीक है। ये मुझे पता था कि यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एमएसपी नाइजर सीड को देती है, बिल्कुल सही बात। और एमएसपी जो कि एक नॉन स्टेट, याद रखना, एमएसपी जो है नो, कोई भी इसमें स्टेट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूर है, लेकिन कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग इसके पीछे नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, ये जो है नॉर्मली आपके 23 क्रॉप्स प्लस वन शुगर के लिए आपके दिया जाता है, समझ रहे हो। तो इसको मिला करके, क्योंकि शुगर के लिए देर इज अलग से फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस का सिस्टम, राइट। तो वो एक अलग सिस्टम है, सबको मिला करके आप जब निकालेंगे तो ये 24 क्रॉप्स बन जाएगी। इसीलिए आपको वेरिंग डिग्री में मिलेगा, कई वेबसाइट आपको 23 क्रॉप्स बताती है, कई आपको 24 क्रॉप्स बताती है। सो नाइजर सीड को भी ये मिलता है। और यस, ये खरीफ क्रॉप ही होती है, मैंने इसे एलिमिनेट कर दिया था,
रॉन्ग लॉजिक लगा करके, राइट। तो ऐसा कई बार आपका लॉजिक फेल होता भी है बीच में। एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है, यस ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि नाइजर सीड जो है कुकिंग के लिए यूज करता भी है। यहाँ से हमने सीखनी ये बात है कि ऐसी चीजों से जिनको हम, नाइजर सीड पिछले साल हमने काफी एक्सपोर्ट किए थे, इसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में काफी बढ़ रही है। आई होप मेरी आवाज आपको आ रही होगी बारिश के बावजूद। तो नाइजर सीड को हमने एक्सपोर्ट किया था पिछले साल, इसलिए, और काफी एक्सपोर्ट किया था, इसलिए ये क्वेश्चन में अपीयर हो गया। ऐसे ही मोरिंगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी ये शेयर किया हुआ था। मोरिंगा, मोदी जी की एक रेसिपी है मोरिंगा के परांठे बनाने की। ये जो मोरिंगा है, मोरिंगा इसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है बहुत अच्छी, ठीक है, हेल्दी प्रॉपर्टीज रहती है। और मोरिंगा को भी हमने 2021 के आसपास बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट किया था। एंड दे आस्क्ड मोरिंगा एंड टेमारेंट सीड्स, ये उन्होंने 2021 के प्रीलिम्स में पूछा हुआ था। तो ऐसी चीजों को वो पूछ लेते हैं, मोरिंगा वगैरह की चटनी वगैरह, ठीक है, मोरिंगा के बीज, टेमारेंट के बीज, ये सब चीजें। और हाँ, नाइजर सीड के बारे में एक बात और आपने याद रखनी है, नाइजर सीड एज वेल एज टेमारिंड, ठीक है, जो इमली के सीड होते हैं, ये सब अफ्रीका के लिए, ठीक है, अफ्रीका के, वहां से ये वहां के नेटिव है, वहां ये पौधे पैदा हुए हैं, साउथ ईस्ट एशिया के नहीं है, अफ्रीका के ये नेटिव है। ये बातें आपने याद रखनी है। सो वीडियो काफी लंबी होगी, इसके आगे के जो चीजें होगी इसमें थोड़ा ब्रॉड डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे, राइट। तो कल मिलते हैं। आई होप ये लेक्चर सीरीज आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होंगी। आप जो है अ, ऐसी ही नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और वो भी ना करना होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। एंड यस, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, आई ऑलवेज लव रीडिंग योर कमेंट्स। एंड कल भी एक लर्नर की अच्छी क्वेरी आई थी उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड, एंड थैंक यू सो मच। कीप आस्किंग सच टफ क्वेश्चंस, है ना, ताकि मैं एक्सप्लेनेशन के लिए उसमें 3-4 आर्टिकल्स खुद भी पढ़ सकूं, एंड इट इज अल्टीमेटली एनहांसिंग माय ओन नॉलेज आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।